हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। मोस्ट अवेटेड यूनिट 3 टॉपिक 1 शुरू कर रहे हैं आज हम लोग, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशंस। इसके सोर्सेस भी हम पढ़ेंगे और इसके हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हमारे इस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है, ये सबसे आसान है। तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी आसान ईजी चीज़ें आपको पता होंगी, फैक्ट्स पता होंगे, लेकिन हमने इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखा है। काफ़ी ज़्यादा डीप और डिटेल क्वेश्चंस हमने इसमें बनाने की कोशिश की है और इसके नोट्स आपको जब मिलेंगे तब आप इसको आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशंस। क्या होता है खाना? हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए। देखिए, फूड एनी सब्सटेंसेस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द बॉडी। आपने कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ खाया, कोई भी ऐसा पदार्थ खाया जिससे आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको मिलता है, पोषण आपको प्राप्त होता है। ये या तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है, मतलब मेनली इनको हम ग्राम्स में खाते हैं। वहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को बहुत कम, इनकी नीड हमारी बॉडी को मिलीग्राम में चाहिए होती है। ठीक है, बेसिकली आप जानते हैं कि जो भी खाना है, ये खाना क्या करेगा? आपकी ग्रोथ, पहले आप छोटे से थे, अभी आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ कराता है। बाकी करता है मेंटेनेंस रखना। आपने किसी दिन खाना ज़्यादा खा लिया तो शाम को आप मोटे नहीं हो जाते, लेकिन अगर किसी दिन आपने खाना कम खाया तो आप पतले भी नहीं हो जाते। यानी आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है ये। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन, आप जब खाना खाते हैं तो खाने का काम मेनली क्या है? आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना, जिससे आप डेली की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको आप आसानी से कर पाएँ, तो एनर्जी देता है आपको। बाकी कहता है रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, ऊतकों की मरम्मत। आपकी डेली एक्टिविटीज़ से, फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपके कई सारे सेल्स, कई नहीं हज़ारों में, मिलियंस में आपके सेल्स, आपके टिश्यूज़ ये ब्रेक होते हैं, तो इनको फिर से रिपेयर करना भी हमारे खाने का ही काम है। मैंने आपको बताया कि जब आप खाना खाते हो तो उसमें या तो मैक्रो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अलग अलग काम होते हैं। कोई मसल्स बनाता है, कोई आपको एनर्जी देता है, या फिर कोई आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, आपकी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्टिव रखता है। तो ये बहुत सारे हमारे इसके खाने के काम होते हैं। चलिए, ये आपने यहाँ समझ लिया। ठीक है, देखिए अब आपके टॉपिक में एक सब टॉपिक है जिसमें बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी टाइप्स आपको बताने हैं भोजन के, कितने प्रकार का ये होता है। सॉरी। भोजन के प्रकार हमें पता होने चाहिए। हमने भोजन के टाइप को कई बेसिस पे इसको बांटा है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन। इसके सोर्सेस के आधार पे कहाँ से आता है खाना? आपको या तो प्लांट से मिलेगा या फिर आपको एनिमल से मिलेगा। प्लांट से जो आपको मिलेगा, सीरियल्स मिलेंगे, अनाज जैसे कि राइस, वीट, पल्सेस, है ना, यही तो आपको प्राप्त होगा। बाकी पल्सेस क्या होते हैं? जैसे कि दाल, लेंटिल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स मिलेंगे, नट्स मिलेंगे, ऑयल यानी तेल, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे खाने हो जाते हैं प्लांट वाले फूड्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंडियन थाली में रोटी और सब्जी, ये क्या है? प्योर प्लांट पावर है। ठीक है, हम रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं। सब्जी यानी कि वेजिटेबल और रोटियां यानी कि वीट यानी कि अनाज, है ना। तो ये बेसिकली क्या है? प्लांट वाले फूड्स हैं। डेली हम यही तो कंज्यूम करते हैं। बाकी हमारा दूसरा टाइप है पशुओं से प्राप्त, यानी कि एनिमल बेस्ड होना। पशुओं से प्राप्त क्या होगा? मिल्क, दूध मिलेगा आपको, मीट मिलेगा जैसे फिश, एग्स, है ना, और क्या मिलेगा? हनी मिलेगा, हमें शहद मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और जो वेज होते हैं उनको दाल से मिलता है, और जो नॉन वेज होते हैं उनको ये एनिमल बेस्ड फूड्स कहते हैं, इनसे उनको प्रोटीन मिलता है ना। बट आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट बेस्ड फूड्स अच्छे होते हैं या फिर एनिमल बेस्ड जो फूड्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए, प्लांट बेस्ड फूड्स हैं वो कह सकते हैं, ठीक है, वो सस्टेनेबल होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो क्लाइमेट अगर चेंज होगा तो इन पर काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। बट एनिमल बेस्ड जितने भी फूड्स रहते हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें प्लांट बेस्ड फूड से नहीं मिल सकती, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है ना, एडवांस लेवल पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये आपको फ्रूट, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये एनिमल बेस्ड फूड से आपको देखने को मिलता है। चलिए, सेकंड हमने यहाँ पे टाइप बताया आपको कि बेस्ड ऑन फंक्शंस, खाना क्या क्या काम करता है उसके बेसिस पे हम इसको बांटते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड्स। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऊर्जा देने वाले खाने ये होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको सीरियल्स हो गए जो मैंने अभी आपको बताया, शुगर बताया आपको, शुगर यानी शक्कर, शर्करा, है ना, फैट्स जैसे बसा हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। जब आप राइस खाते हैं तब भी आपको एनर्जी मिलती है वर्कआउट के लिए, है ना। तो इसमें आप याद रखना एक एटीपी होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनो ट्राई फॉस्फेट। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। इसको आप याद रखें, एनर्जी
करेंसी ऑफ सेल। शॉर्ट में बेटा लिख रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, है ना। ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। याद रखना, एटीपी अगर नहीं बनेगा इसका मतलब हम एनर्जी बाहर से नहीं ले रहे, तब हमारी बॉडी में कीटोसिस होना शुरू हो जाता है। सर कीटोसिस क्या होता है? कीटोसिस कुछ नहीं, आपकी बॉडी में पहले से जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। फैट आपका बर्न होगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। वो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। चलिए, तो सेकंड है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा? इसमें प्रोटीन वाली चीज़ें आएंगी, जैसे पल्सेस, मीट, एग्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें। जिम लवर्स जो होंगे उनके लिए ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। के लिए एक जो एग है उसमें 6 ग्राम के आसपास, होल एग की बात कर रहा हूँ जिसमें यॉर्क भी आप मिला लेंगे, अंदर का पीला पार्ट नहीं निकालेंगे, तो 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन आपको मिलती है। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स हमको प्रोवाइड कराते हैं, मसल सिंथेसिस में काम करते हैं, यानी कि मसल्स को आपको बनाते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। थर्ड है हमारा प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी सुरक्षा शरीर को देने वाले फूड्स। इनमें कौन आएगा भैया बताइए? तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क भी इसमें आएगा। ऐसा आप ये मत सोचिए कि दूध यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। दूध को इसको होल फूड कहा जाता है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको खाने से अलग अलग चीज़ों से मिलती हैं वो आपको यहाँ बेसिकली दूध से ही मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी जैसे आंवला हो गया जो विटामिन सी आपको देगा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, ये कैंसर तक को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, पोषक तत्वों की संरचना के आधार पे। अब देखिए ये यहाँ लिखा है मैक्रोन्यूट्रिएंट। सबसे पहले आप इतना सा आप याद रखेंगे कि खाने में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसको हम ग्राम्स में खाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कौन हो जाएगा इसमें? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। समझ में आया? और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनकी मात्रा हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होती है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप खाने को ना एक टीम की तरह समझिए जिसमें कई सारे लोग, जैसे आप देखिए जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें 11 लोग होते हैं और सबके अपने अपने काम होते हैं। कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई ऑलराउंडर है ना, कोई अच्छा फील्डर है, तो ये सारी चीज़ें। ऐसे ही खाने में भी आप याद रखेंगे, जैसे एनर्जी, जैसे ऐसे ही आप खाने को समझें एक टीम की तरह, उसमें कई सारे लोग होते हैं। जैसे एनर्जी फूड्स होते हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग वाले फूड्स होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स भी होते हैं, तो ये आप याद रखना, है ना। लेकिन आप परेशान मत होना, नोट्स में ये सब कुछ टेबल्स के फॉर्म में मैंने अच्छे से कवर किया है, परेशान मत होना। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ फूड देख लेते हैं। कार्य क्या क्या होते हैं, बहुत आसान है, कोई भी बता देगा। और यहाँ से सवाल आने की संभावना, एक आसान सवाल यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि खाने का इसमें से कौन सा काम नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस सर क्या होती है? आपकी बॉडी में दो होती हैं, एक तो मेटाबॉलिक होती है, एक कैटाबॉलिक होती है ना। मेटाबॉलिक में और कैटाबॉलिक में क्या होता है? एक बड़ा जो पार्ट होता है खाने का वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोटीन है तो ये अमीनो एसिड्स में टूट जाती है। ठीक है, और मेटाबॉलिक में क्या होता है, ये आप याद रखना, छोटे छोटे पार्ट्स मिलके बड़ा पार्ट बनाते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। शुगर्स है ना, ग्लूकोज के छोटे छोटे कण मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इतना आप छोटा सा चीज़ याद रखें। तो या तो ये इंटरनल चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही हैं और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो आप कर ही रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? खाने से प्राप्त होगी। ठीक है, इतना आप याद रखें। अब हमें कितनी क्या एनर्जी चाहिए होती है इसको हम अभी आगे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत रॉ एंड फिजिकल कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, अब किसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है? जैसे एग्जांपल के लिए एक आदमी को, एक ह्यूमन को याद रखेंगे आप, 2700 किलो कैलोरी पर डे इसको चाहिए होती है। ठीक है, एक बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक जिसको रेट कहते हैं। ये कैलकुलेट करने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, डिपेंड, ये कोई इसका फास्ट एंड थंब ऐसा कोई एक ऐसा फिक्स कोई रूल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो ऑब्वियसली उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होंगे, और कम करता है तो उसको कम चाहिए होंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा याद करने वाली, वो आप याद कर लेना, क्योंकि कुछ बोल के ही आपसे सवाल पूछा जाएगा वहाँ से। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ग्रोथ एंड रिपेयर करना। आप जानते हो ग्रोथ एंड रिपेयर कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये न्यू सेल्स बनते हैं उनको भी, और जो टिश्यू डैमेज हो गए आपका काम करने से उनको भी ये बनाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना। बाकी आप जानते ही हो, अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो वहाँ पे भी उसकी हीलिंग का काम करने में, कोलेजन बनाने में ये काम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन बेस्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इंसुलिन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए थर्ड है हमारा रेगुलेशन करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स रेगुलेट्स बायोकेमिकल प्रोसेसेस। समझिए, विटामिन्स, मिनरल्स बायोकेमिकल प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल के लिए विटामिन डी की कैल्शियम को रेगुलेट करता है, बेसिक सी बात है। फोर्थ है हमारा प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोटेक्टिव
कंपाउंड्स प्रिवेंट डिसीजेस, इसको आप याद रखिएगा। सिंपल भाषा में बोल रहा है आपसे, आपको सुरक्षा देना। तो याद रखना एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो डिसीजेस से प्रिवेंट हमको करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड टाइम में विटामिन सी हमने लिया था, तो उसने क्या बताया, उसने क्या किया, उसने हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया, है ना। कैसे? वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा करके। ठीक है, लास्ट है हमारा जो है स्टेटी एंड प्लेजर, यानी ये कह रहा है आपसे संतुष्टि मिलना, आपको आनंद मिलना, यानी कि टेस्टी होता है, टेक्सचर अच्छा होता है, उसमें अच्छी अरोमा यानी खुशबू आती है ना। जैसे बिरयानी की खुशबू, उससे डोपामाइन रिलीज होता है, ऐसा लोग कहते हैं जो बिरयानी खाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, क्योंकि सेंसरी न्यूट्रिशंस होते हैं, माइंडफुल ईटिंग, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों को कम कर देता है वो। ठीक है, क्या समझा यहाँ पे? तो फंक्शंस ऑफ फूड में हमने सारी चीज़ें यहाँ समझ ली। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। सर ये क्या था? वो टाइप्स थे उसके, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अंतर होता नहीं है, यहाँ पे भी वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। टाइप्स और क्लासिफिकेशन में कोई बहुत ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ देखिए, एनर्जी फूड्स होते हैं एक बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे। एनर्जी प्रोवाइड कराने वाले जो फूड्स होंगे, राइस, व्हीट, मेज़, शुगर, ऑयल, है ना। मेज़ होता है ये मक्का। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में आप जानते हो आपके पल्सेस यानी दालें आएंगी, मीट, एग, मिल्क, ये आते हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर कराते हैं, इनके फंक्शन है यहाँ पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, इसको पढ़ लेना। प्रोटेक्टिव फूड्स आप समझते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क हो जाएगा, है ना। क्या करके कमी से होने वाले कुछ रोग हैं उनसे इनकी आपको सुरक्षा ये करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड सब टॉपिक है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के सोर्सेस क्या क्या हैं। ये आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें बहुत कोई डिफिकल्टी है नहीं। सीरियल्स यानी कि अनाज हो गया आपका, ये क्या होगा सोर्सेस का? राइस, व्हीट, मेज़, तो ये हो जाएंगे। पल्सेस की बात करेंगे तो लेंटिल्स और चिकपीस, यानी चिकपीस होते हैं ये चना इसको बोलते हैं, और लेंटिल्स ये मसूर होता है ना। ये सोर्सेस हम आपको बता रहे हैं। शुगर की बात करें तो हनी हो गया, जैगरी हो गया। वहीं फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे, बसा और तेल की, तो मस्टर्ड ऑयल और घी हो जाएगा आपका, है ना। घी आपका मिल रहा है एनिमल फूड से, और वही मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है आपको किससे? ये प्लांट फूड से आपको प्राप्त हो रहा है। वहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सिट्रस फूड मिलते हैं। लीफी ग्रीन फूड्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिनसे हमको आयरन मिलता है। सिट्रस फूड्स, इनसे हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वहीं एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो मीट, फिश, एग और मिल्क, इनसे हमको बेसिकली प्रोटीन हमको ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी सोर्स ऑफ फूड। अभी तक हमने क्या देखा? फूड क्या होता है, फूड के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फूड्स के फंक्शंस क्या होते हैं, और सोर्सेस ऑफ फूड क्या क्या है, वो हमने यहाँ पे समझे। इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, परेशानी आपको ना हो इसलिए सारी टेबल्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगी देखने को। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक, जिसका नाम है डेली कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। दैनिक आवश्यकता कितनी है? ये ICMR क्या है बोलेगा, इसके अकॉर्डिंग डेली कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है, ICMR लिख के आपको देगा। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडियाज़ हेल्थ रिसर्च एक बॉडी है ना। उसके अकॉर्डिंग एडल्ट्स के लिए आपसे पूछ सकता है कि कितनी कैलोरी चाहिए होती हैं एडल्ट फीमेल को, एडल्ट मेल को अलग अलग यहाँ दिया हुआ है। एनर्जी भी पूछ सकता है, प्रोटीन पूछ सकता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर वाटर, और सोर्सेस यहाँ आपको दिए, ये बहुत ही आसान है, ये तो आप वैसे ही बता देंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। देखिए एक एडल्ट मेल को 2700 किलो कैलोरी, ये पर डे की हम बात कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको फिर से बताया है कि अगर वो ICMR के द्वारा अगर पूछे तब आप बताएंगे ये, और अगर आपको ये नहीं लिखा हुआ है तब फिर आपका सवाल का आंसर अलग हो जाए, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा, वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा, है ना। बेसिकली ये उस व्यक्ति के लिए जो एक सामान्य काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति के लिए कैलोरीज बढ़ जाती हैं, है ना। टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन है तो इसी की बातें मानी जाती हैं। फीमेल की बात करेगा तो 2100 किलो कैलोरी। सोर्सेस आपको पता है, सीरियल्स और फैट्स, यहाँ से आपको एनर्जी प्राप्त होती है। फैट से कैसे प्राप्त होती है? मैंने बताया कीटोसिस होता है, जब आप नहीं खाते हो, एनर्जी आपको खाने से नहीं मिल रही होती, आपने खाना नहीं कंज्यूम किया होता है, तब आपकी बॉडी में जो फैट जमा है वो टूटने लग जाता है और वहाँ से आपको एनर्जी प्राप्त होती है। प्रोटीन की बात करते हैं, एडल्ट मेल को 60 ग्राम, वहीं एडल्ट फीमेल को 55 ग्राम चाहिए होगी। मिल्क, एग, पल्सेस, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी इसके सोर्सेस होते हैं। फ़ैट की बात करेंगे तो फैट में भी मैंने आपको बताया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो टाइप का फैट होता है। अभी हम आगे इसको समझेंगे, याद रखना, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी आपको मिलती है वो 25 से 30% आपको फैट से मिलनी चाहिए, इतना आप याद रखेंगे,
ठीक है। वहीं कार्बोहाइड्रेट से पूछेगा तो 55 से 60% आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ फीमेल्स के लिए दिया गया है, सेम टू सेम है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, ये आप समझते हो। वहीं वाटर की बात कर रहा है, 2 से 3 लीटर कह रहा है एडल्ट मेल को पीना चाहिए, वहीं 2 से 3 लीटर चाहिए एडल्ट फीमेल को। अब आप बोल रहे हैं सर हमने तो 4 से 5 लीटर, देखिए यहाँ बोल रहा है डॉक्टर ने नहीं, डॉक्टर के द्वारा बताइए। अब यहाँ उसने ये नहीं पूछा है कि डॉक्टर के अनुसार कितना पानी पीना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो वो डॉक्टर आपको ज़्यादा रिकमेंड करता है, बट बेसिकली अगर एक आप सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य आप काम करते हैं, तो आपके लिए पानी सफिशियंट होता है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले सारे बच्चे यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको बेसिकली इसका जो हमने क्लासिफिकेशन किया, अब उसमें हम मैक्रो और माइक्रो को शानदार तरीके से अच्छे से हम इसको समझते हैं। खाने की वो चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को नीड ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है, समझ गए। तो सबसे पहला आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। हम इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसका फंक्शन क्या है। प्राइमरी इसका फंक्शन है एनर्जी देना। सर कितनी देना? हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसकी 55 to 60% टोटल जो एनर्जी है वो हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। वही सोर्सेज की अगर आपसे बात करेगा तो सिंपल आप बता देंगे, सीरियल्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, फ्रूट शुगर्स हो गए। शुगर यानी चीनी हो गया, फ्रूट्स फल, ट्यूबर्स यानी कंद, और सीरियल हम अनाज को कहते हैं। कह रहा है डिफिशियंसी, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बॉडी में फटीग होगी यानी थकान होगी, और कीटोसिस होना शुरू हो जाता है। सर कीटोसिस क्या होता है? आपकी बॉडी में जो फैट है वो बर्न होने लग जाता है। तो सर इससे परेशानी क्या है, इसमें डिफिशियंसी से कमी क्यों है? तो इस तरह इसमें डिफिशियंसी क्यों रखा है? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखना अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपका होता है ये कीटोसिस तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक होता है GI। आपके एग्ज़ाम में शायद अगर कहीं से ये आए तो GI का मतलब होता है, आपको बताऊं मैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं बताता हूँ ये क्या है। देखिए खानों को ना ये इंडेक्स एक दिया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जैसे मान के चलिए खाने का कोई पैकेट है और उस पर लिखा है लो GI, यानी कि यहाँ पे जो ग्लूसेमिक इंडेक्स है इसकी क्वांटिटी इसमें कम है। लाइक जैसे एग्जांपल इसके लिए ओट्स तो आप समझते हो ना वो। तो अगर ये होता है इसमें लो GI होता है, तो याद रखना ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी में फैट को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है, और ये एनर्जी भी अच्छी खासी देते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे, बेसिक है। वहीं हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, है ना। अब देखिए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ही पहले भी पढ़ाए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप मैंने आपको वहाँ बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड मिलेगा आपको, ओलिगोसैकेराइड मिलेगा, और इसको पॉलीसैकेराइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें बेटा मैं पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इनको बार बार यहाँ पे पढ़ना बहुत मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा डिसीजन होगा, ठीक है। चलिए तो सेकंड है हमारा प्रोटीन। वो तो पुराने वाले लेक्चर्स आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए प्रोटीन को हम देखते हैं, ऑप्शन बी है हमारा। चलिए तो हमारा सेकंड है प्रोटीन। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहला अगेन वही, क्या इसका फंक्शन होगा? तो ग्रोथ होगी, रिपेयरमेंट होगी, एंजाइम्स और हार्मोन्स, इनमें भी ये हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक है। कई सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो किसी न किसी प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है सर इसकी? 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आपके, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप 70 kg वेट है ना, तो आपको एटलीस्ट 70 ग्राम प्रोटीन आपको बॉडी कंज्यूम करना पड़ेगा, है ना। डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर आपको बहुत बॉडी को बल्की बनाना है, आपको बिगर देखना है ना, आप मसल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, इसकी रिक्वायरमेंट जो आपकी है ये बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए इसको हम आगे समझेंगे कि किस अनुपात में, किस रेशियो में इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। सोर्सेस क्या होंगे? सिंपल है, मिल्क, एग्स, पल्सेस और मीट। वहीं डिफिशियंसी, इसकी कमी से होने वाले जो रोग होंगे वो क्वाशियोरकर और मैरिस्मस हो जाएंगे। बेसिकली बच्चों में वो देखे जाते हैं, ये आपने देखा होगा, पैर पतले हो जाते हैं बच्चों के ऐसे, और उसका पेट ऐसे निकल जाता है ना। तो इसी को क्वाशियोरकर मैरिस्मस इसको कहा जाता है ना, रोग होता है। और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। चलिए जी, टॉपिक को फिर से मैंने आपको बताया, पुराना टॉपिक है ये, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना रहता है ना। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी में पहले से होते हैं, और 10 अमीनो एसिड्स को हम बाहर से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और उन्हीं से मिलकर के क्या है, प्रोटीन बनता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा, सी है हमारा फैट्स यानी बसा। अब बताइए
एग्जाम्पल के लिए अगर आपने खाना नहीं खाया, ये देखिए अब यहाँ लिखा है एनर्जी रिजर्व, इंसुलेशन का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, समझिए। तो वही फिर से अगेन वही प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि फ़ैट जो है आपका एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट और एक होता है आपका ट्रांस फैट, है ना। इनके काम क्या रहते हैं, कौन सा गुड फैट कहलाता है, कौन सा बैड फैट कहलाता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले करा चुका हूँ, है ना। एक बार आप पुरानी वीडियोस को जाकर के जरूर देखना, ये बहुत बड़े वीडियोस हो जाएंगे इसलिए हम इसको सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है बताइए, एनर्जी रिजर्व। जब आप खाना नहीं खाते हो तो आपकी बॉडी में इसका कीटोसिस होना शुरू हो जाता है, इसका टूटना शुरू हो जाता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी रिजर्व की तरह काम करता है। इंसुलेशन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन, ऐसे कुछ विटामिन होते हैं जैसे KEDA कीड़ा, ये वो विटामिन हैं जो कि फ़ैट में सॉल्यूबल होते हैं। अगर फैट बॉडी में नहीं होगा तो ये सारे के सारे विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, यानी कि ये इसमें घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो आपकी बॉडी में इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी और फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। चलिए, सोर्सेस ऑयल, घी, नट्स, यानी कि चाहे एनिमल फूड हो प्लांट फूड हो, दोनों से ही आपको मिलता है। डिफिशियंसी ड्राई स्किन हो जाती है विटामिन A, D, E के, जो मैंने अब यहाँ यहीं आपको कीड़ा बताया ट्रिक से, ये इसकी डिफिशियंसी से हो जाते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपको पता है हम विटामिन और मिनरल्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ विटामिन को देखते हैं। विटामिन के कई टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक शानदार टेबल है, ध्यान से देखेंगे। एक तरफ विटामिन हैं, यहाँ इसका केमिकल नेम, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। टाइप में आपको मैंने बताया कि ये फैट सॉल्यूबल है या फिर वाटर सॉल्यूबल है। बेसिकली आपको मैं यहीं बता देता हूँ कि B और C हैं, ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और वहीं KEDA ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ आपके फंक्शंस हैं RNDA, यानी कि रेगुलर डेली आपकी डाइट में इसको कितना होना चाहिए। रिचेस्ट इसके सोर्सेस यहाँ लिखे हुए हैं, और इसकी डिफिशियंसी यानी इसकी कमी से होने वाले यहाँ पे रोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आप क्या करेंगे बेटा, आसानी से इसको लिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ तो कुछ है नहीं, फैक्चुअल है। जैसे विटामिन A है तो रेटिनॉल इसका नाम है ना। विटामिन C का एस्कॉर्बिक होता है ना। ऐसे याद रख सकते हो कि विटामिन C खट्टा होता है, खट्टे को हम सिट्रिक बोलते हैं, सिट्रिक से जुड़ा हुआ एस्कॉर्बिक, ऐसे याद कर सकते हो। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, फैट सॉल्यूबल ये होता है। वहीं विटामिन E की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन K को फिलोक्विनोन कहा जाता है। वहीं विटामिन B1 थायमिन, B2 2 को मैं 2 बोलता हूँ, 2 से मैं राइबो ऐसे याद करता हूँ, और B3 3 को मैं 3 बोलता हूँ, 3 नियासिन ऐसे मैं याद करता हूँ इसको। तो नियासिन आप याद रखेंगे इसका केमिकल नेम। यहाँ से आपसे सिंपल एक सवाल भी ये भी पूछे जा सकते हैं, B5 पेंटाथोनिक इसको एसिड कहा जाता है। B6 देखिए, अब 6 इस डॉक्स में भी X आ रहा है और 6 में भी X आता है, तो पायरोडॉक्सिन ये B6 को कहा जाता है। B7 बायोटिन को कहा जाता है, 7 बायोटिन ऐसे याद रख सकते हो, है ना, राइमिंग हो रही है। B9 ये फॉलिक एसिड इसको कहा जाता है। B12 की बात करेंगे तो ये साइनोकोबाल्मिन, बारिश की बूंदों में कहा जाता है, ये मिलता है, इसमें कोबाल्ट भी होता है, आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सबकी इनकी सबकी यहाँ पे मात्रा भी दे रखी है और इनसे होने वाली कमियां भी दे रखी हैं। इनको आप आसानी से एक बार पढ़ लेना। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। वहीं मेजर मिनरल्स यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैल्शियम की ज़रूरत क्या है बॉडी में, क्या फंक्शन करती है, बोन, टीथ, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल जब आप काम चला रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आपके जो मसल्स मूवमेंट कर रहे हो उसमें ज़रूरी होता है कैल्शियम, ठीक है। कितनी इसकी आवश्यकता होती है, सोर्सेस और इसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। यहाँ सारी के सारी लिस्ट बना के लिख दिया है, समझाने वाली बेटा इसमें कोई बात नहीं है। सारे के सारे ये चीज़ें हैं, फैक्चुअल हैं, ये आपको याद करनी है। तो 1 बार 2 बार 3 बार इसको कर लेना, टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और अगर हाँ कहीं पे आपको कोई दिक्कत होती है, आपको कोई मिसप्रिंट मिलता है या आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए फिर से अगेन एक टेबल है। आप बोलेंगे सर ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, आसान तो है, लेकिन यहाँ से आपसे कोई सवाल पूछेगा तो ICMR के बिहाफ पे वो सवाल पूछ सकता है कि ICMR के अकॉर्डिंग बताइए, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि भाई एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल इनको पल्सेस कितना करना चाहिए, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स इनको कितना इनको कंज्यूम करना चाहिए। ये बेसिक्स हैं, अगर है ना बेसिक्स, तो यहाँ से एक सवाल ऐसा पूछ सकता है, ICMR लिख देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या बताना है। छोटी सी टेबल है, यहाँ आप देख लेना, सीरियल, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, इनकी एडल्ट मेल को रिक्वायरमेंट कितनी है और इनको एडल्ट एक फीमेल को रिक्वायरमेंट कितनी है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बेसिक जीवन अपना जीते हैं,
ये ना तो ये एथलीट है, नहीं ये बहुत ज़्यादा काम करने वाले कोई बॉडी बिल्डर्स हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी टेबल केवल यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अभी इसका नीचे का पार्ट भी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। आपसे सवाल यहाँ से ICMR के द्वारा पूछा जा सकता है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, मेरे साथियों के लिए है, वो पढ़ लेना। ठीक है। देखिए, इनको आप एक बार पढ़ लेना, मैं उम्मीद करता हूँ इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। परेशान मत होना कि सर क्या ये कंप्लीट हो गया क्या एक ही वीडियो में। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस में जो सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे कवर की हैं पूरी सिलेबस की। इसके अलावा देखिए, अगर आप जाएंगे तो इसको पढ़ाने में मैं 1 महीना लगा सकता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते इतना आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में काम की वो सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आसान सवाल भी आए तो वो सही हो जाए हमसे। अभी वो पूछ लेगा कि ICMR के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए कि जो एक वयस्क महिला है उसको कितना जो है दालें कंज्यूम करनी चाहिए, तो 40 ग्राम। अब ये सवाल आ जाएगा, अगर आपको यहाँ मैंने नहीं बताया इसलिए आप गलत कर देंगे। वहाँ लिख देगा वो 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम या 70 ग्राम, तो आप ऑब्वियसली कन्फ्यूजन में इसको गलत कर सकते हो। इसलिए आप एक बार इनको पढ़ लेना, और आपने कितना पढ़ा है इसकी मैं प्रैक्टिस करवा लूँगा आपसे MCQs में। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक था, और ये सारी की सारी यूनिट ही थी, और बाकी ये पूरी यूनिट 3 ही बहुत छोटी है और बहुत आसान है, यूनिट 2 की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए इतना सारा गैप हो गया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इस पूरे गैप को मैं फिल कर दूंगा, और आज के दिन ही ये वीडियो डालने के बाद ही MCQ प्रैक्टिस सेशन भी मैं आज ही करा दूंगा, जिससे कि एक टॉपिक पूरा एक दिन में विद प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए। ऐसे ही ये 5 दिन में पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है। कोई गैप इसमें हम अब नहीं करेंगे।